आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। आज 31 जुलाई यानी प्रेमचंद जयंती के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे बातचीत का विषय है स्त्री जीवन की विडंबना और सेवा सदन। जब बात प्रेमचंद की होती है तो यह कहा जाता है कि प्रेमचंद सबसे अधिक बिकने वाले लेखक हैं, सबसे अधिक पढ़े जाने वाले लेखक के रूप में याद किए जाते हैं। जहाँ सारे लेखक एक तरफ और प्रेमचंद एक तरफ दिखाई पड़ते हैं। आज के समय और प्रेमचंद के समय पर एक दृष्टि डाली जाए तो हम देखते हैं कि दोनों के समय में काफ़ी अंतर आ चुका है, काफ़ी कुछ बदल गया है। इस बदलाव में गांव और शहर के रिश्ते भी बदल गए हैं, जीवन मूल्य भी बदल गए हैं। जो वर्तमान समय की समस्याओं और उस समस्याओं में भी कुछ अंतर आ गया है। जो नहीं बदला है वह यह है कि प्रेमचंद की पठनीयता और लोकप्रियता में कोई अंतर नहीं आया है। यह किस कारण से है? अगर इस पर विचार किया जाए तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद जब लिखते हैं तो अपने पठनीयता के साथ उसकी स्तरीयता का भी खास ख्याल रखते हैं। हम अगर प्रेमचंद के समय पर ध्यान दें तो जब प्रेमचंद लिखते हैं तब देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति की धूम मची हुई थी। लोग चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए हिंदी सीख रहे थे। देवकीनंदन खत्री की भाषा भी बहुत सुदृढ़ थी, लेकिन उस समय के जो उपन्यास थे वो तिलिस्मी अयारी और उपदेशात्मक तरह के उपन्यास है। प्रेमचंद जी पहली बार जो गांव के किसान, शहर की समस्याएं, खेती बाड़ी, बैल, सब चीज़ को, पर्वत पहाड़, सब चीज़ को अपने जो कथा साहित्य में जगह देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि पहली बार हिंदी भाषी जनता ने ऐसी कहानियाँ पढ़ीं जिनमें उनके हृदय का स्पंदन था। सच पूछा जाए तो प्रेमचंद जो चली हुई परिपाटी थी, जो उपदेशात्मक कहानियों और उपन्यासों का जो दौर चल रहा था, उस चलती हुई परिपाटी का परिपालन न करते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत करते हैं। मुझे सुखद आश्चर्य यह होता है कि जब लोग तिलिस्मी अयारी किस्म की उपन्यासों की बात कर रहे थे, उपदेशपरक उपन्यासों की बात कर रहे थे, उस समय प्रेमचंद समाज की समस्याओं की बात कर रहे थे। प्रेमचंद जनता की बात कर रहे थे। प्रेमचंद स्त्री की बात कर रहे थे। प्रेमचंद स्त्री की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। प्रेमचंद स्त्री के अधिकार की बात कर रहे थे और उसके जीवन की विडंबनाओं की बात कर रहे थे। वैसे तो उनके कई उपन्यास ऐसे हैं, निर्मला आदि को भी आप देख सकते हैं, जो स्त्री जीवन की विडंबनाओं को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ऐसा ही एक उपन्यास सेवा सदन से आज हम लोग परिचित होंगे। सेवा सदन उपन्यास के केंद्र में बनारस है और बनारस की दाल मंडी है। उपन्यास की शुरुआत ही होती है जब दरोगा कृष्णचंद के पछताने से। वे दरोगा हैं लेकिन ऊपरी कमाई कभी नहीं जानते, वे ऊपरी कमाई में विश्वास नहीं रखते। उनका कहना है कि अगर सूखी रोटियां सोने की थाली में परोसी जाएं तो वह पूरियां नहीं बन जाएंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सूखी रोटियां हैं तो उसको सजा के देने से वह कुछ और नहीं बन जाता है। तो वह उनकी जो कृष्णचंद दरोगा हैं, उनकी दो बेटियां हैं, शांता और सुमन। उन सबको बहुत अच्छे से पालते पोसते, पढ़ाते लिखाते,
सब कुछ करते हैं। गंगाजली जो उनकी पत्नी है वो बार बार कहती हैं कि कुछ हाथ बांध के खर्च किया करो, लेकिन उस चीज़ों पर वह कृष्णचंद ध्यान नहीं देते। और कहने का तात्पर्य है कि जितना कमाते हैं वह अपने घर गृहस्थी में लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि समाज बदल रहा है। वो अखबार पढ़ के ही मग्न होते रहते हैं कि दहेज अब एक समस्या बन चुकी है और वह कोई अब दहेज नहीं ले रहा। खूब खुश होते थे इस तरह के समाचार पत्र के। लेकिन जब उनका वास्तविक जीवन में सामना होता है, जब वह उनकी बेटियां बड़ी होने लगती हैं, जब वो वर ढूंढने के लिए निकलते हैं, तब उनको समझ में आता है कि अच्छा, अखबार की दुनिया अलग है और यह समाज की दुनिया अलग है। लोग कहते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। उनको बहुत घमंड था कि अपनी बेटियों को वो इतना पढ़ाए लिखाए हैं और उनकी बेटियां केवल रूपवती ही नहीं है बल्कि गुणवती भी हैं। जब सारे गुण से संपन्न होने के बाद भी इस तरह की दहेज नामक जो बीमारी है उससे उनका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब समाज में निकलते हैं वर ढूंढने, तो जो स्थिति होती है इन सब के विपरीत समझ में आती है। उनको लगता है कि जहाँ शिक्षा होगी वहाँ दहेज नामक बीमारी तो नहीं ही होगी। लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य होता है जब जितनी बड़ी शिक्षा का मोल पैसे से, जितना लड़का पढ़ा है उतना ही उसको और अधिक दहेज की आवश्यकता होगी। कुछ सज्जन तो ऐसे भी मिलते हैं जो दहेज के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि वो अपनी बेटी की शादी में पिछले साल जो खर्च किए हैं उसकी भरपाई वो कैसे करेंगे। यहीं से समस्या की शुरुआत होती है। अब कृष्णचंद के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो अपनी बेटी को किसी अनमेल विवाह में बांध दें या खूब जमकर रिश्वत लें। और एक तो यह हो नहीं सकता था कि किसी ऐरे गैरे के पल्ले बांध दे, और इसलिए उन्होंने रिश्वत लेने का मन बनाया। और यही से जो शुरुआत होती है कि जो कृष्णचंद हैं इस खेल में कच्चे होने के कारण पकड़े जाते हैं। और जब हम सेवा सदन की बात कर रहे होते हैं और उसी में एक जगह बाके बिहारी जो धर्म के ठेकेदारों की जो पोल खोलते हैं प्रेमचंद, वो बताते हैं कि किस प्रकार धर्म के जो ठेकेदार हैं वह जैसे धर्म हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा है, उसी प्रकार यहाँ भी बाके बिहारी का सारा खेल चलता है। बाके बिहारी की कृपा जिसके ऊपर बरसती है वह एकदम धन धान्य से पूर्ण हो जाता है, लेकिन जिसके ऊपर बाके बिहारी की कृपा नहीं रहती वह कंगाल हो जाता है। क्या मजाल कि बाके बिहारी का 1 रुपया कोई दबा सके। इस तरह से जो धर्म का खेल चलता है और आगे बढ़ते रहता है, इसको भी प्रेमचंद बड़े शिद्दत से उजागर करते हैं। और महंत जी और बाके बिहारी को बिना लड्डू खिलाए अर्थात बिना पैसा दिए कोई काम किसी का बन नहीं सकता। और इतना ही नहीं, बाके बिहारी के नाम पर बहुत सारे हथकंडे मुशकंडे भी रखे गए हैं जो कोई भी उनके आगे टिक नहीं सकता। ये सारी समस्याएं शुरू, और यही कृष्णचंद भी बाके बिहारी पर चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं और वह पकड़ लिए जाते हैं और उनका जो सारा घर है वह बिखर जाता है। और सुमन न चाहते हुए भी उसमें फंस जाती है। सुमन जो इन सारी जो परिस्थितियाँ जो ये सारी बनती हैं उसका जो उसके केंद्र में सुमन आ जाती है और जो गंगाजली है वह अपने भाई के घर चली जाती है और जो थोड़े से रुपए पैसे रहते हैं वह कृष्णचंद को छुड़ाने में ही खर्च हो जाते हैं और सुमन की शादी बनारस के पंडित गजाधर के साथ हो जाती है। गजाधर भी रूपवान पत्नी पाकर एकदम प्रसन्न है, खूब तरह से खुश रखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी छोटी सी नौकरी और छोटी सी कमाई में वह कितना खुश रख सकते हैं। वह सुमन भी बहुत पूरी तरह से कोशिश करती है कि वह जो है
इन पैसों में ही अपना हाथ बांध के खर्च करे, लेकिन महीने के अंत आते आते, और वो जिस शानो शौकत से पली रहती है, महीने के अंत आते आते वह सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। इन अभाव में रहकर भी सुमन पतिव्रता धर्म का निर्वाह करने से पीछे नहीं रखती। वह उसी के घर के सामने एक भोली नाम की वेश्या रहती है, जो उसकी स्वतंत्रता, उसकी शानो शौकत सुमन को आकर्षित तो करती है, लेकिन सुमन अपनी पतिव्रता धर्म का ख्याल करते हुए और अपने को उससे श्रेष्ठ समझती है, और वो कहती है कि वेश्याएं तो उल्टा होती हैं। और यह जो हमारे भारतीय समाज की मानसिकता है उसको भी उजागर करती हैं। वह अपने जो वेश्याएं होती हैं वह नवयुवकों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। अच्छे व्यक्ति उनके यहाँ नहीं जाते, लेकिन जैसे ही इस तरह की बात वह सोचती है, दूसरे ही क्षण उसकी जो धारणा है वह निर्मूल हो जाती है, क्योंकि शहर के जितने भी प्रतिष्ठित खानदानी, जितने भी भक्त टाइप के धर्म के रक्षक, धर्म सुधारक, जितने तरह के लोग होते हैं, वह शाम रात के अंधेरे में जो भोली वेश्या के यहाँ दिखाई पड़ते हैं। सेवा सदन उपन्यास में विवाह संस्था की खूब मान्यता है। देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के मूल में भी यही नैतिकता काम करती है। सुमन भी इन सारी नैतिकताओं के साथ गजाधर के यहाँ विदा होती है। वह बार बार अपने पति के दुत्कार के बाद भी उस नैतिक मूल्य को थामे रखती है। वह बार बार कोशिश करती है, जैसे सीता सावित्री का आदर्श हमारे यहाँ सिखाया जाता है, उस सीता सावित्री के आदर्श की परिपाटी पर वो चलने की भरपूर कोशिश करती है। वह सोचती है कि जो भोली का चरित्र उसको स्वच्छंदता उसको आकर्षित करती है, इसलिए वह उससे अपने को श्रेष्ठ करने के लिए, श्रेष्ठ साबित करने के लिए रामायण का पाठ करने लगती है। लेकिन जैसे ही फिर वह अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करती है, फिर वही धर्म के रक्षक भोली के यहाँ जो वैष्णव तिलक लगाए हुए दिखाई पड़ने लगते हैं, तो फिर उसकी मन स्थिति बदलने लगती है कि जो इतना ज्ञान की बात बता रहा है, धर्म का पाठ पढ़ा रहा है, वह ही जब यह काम कर रहा है तो किस तरह के धर्म की बात हमको सिखाई जाती है। सुमन सब कुछ अपनी आँखों से देख रही थी। उसको गुमान था उसकी अधीनता और भोली की स्वतंत्रता। वह भोली की स्वतंत्रता उसको बार बार आकर्षित करती है। भोली की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वह अपने आप को धन्य समझ लेता है। भोली के एक इशारे पर लोग नाचने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, सोचते हैं कि क्या कुछ कर दिया जाए। उसके बड़े बड़े कद्रदान हैं, धनवान भी हैं, भाग्यवान भी हैं। सुमन को वह सब बात आकर्षित करने लगता है और सुमन का मन भी हिलोरे लेने लगता है। वह कहती है, वह स्वाधीन है, मेरे पैरों में बेड़ियां हैं, उसकी दुकान खुली है इसलिए ग्राहकों की भीड़ है, मेरी दुकान बंद है इसलिए कोई खड़ा नहीं होता। वह कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करती, मैं उसे पकड़े हुए हूँ, लोक निंदा को नहीं डरती। वह पर्दे के बाहर है, मैं पर्दे के अंदर हूँ। वह डालियों पर स्वच्छंद चहकती है और मैं उसको पकड़े हुए हूँ। इसी लज्जा ने, इस उपहास के भय ने मुझे दूसरों की चेरी बना रखा है। जब वह समाज से और भोली के जीवन से तुलना करती है तो जो दोहरा रवैया उसको दिखाई पड़ता है वह इससे विचलित हो जाती है और वह स्वच्छंद होना चाहती है। वह इस विवाह संस्था जैसे घुटन भरे माहौल को त्यागना चाहती है, लेकिन वह ऐसा जो उसके संस्कार हैं, जो उसकी नैतिकता है, जो वह धर्म का आडंबर उसको ओढ़ाया गया है, उस से वह बाहर नहीं निकल पाती। एक दिन होता क्या है कि एक जलसा होने वाला रहता है और जो शहर के नामी वकील पद्म सिंह के यहाँ यह जलसा होता है और सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। पद्म सिंह जिनको वह बहुत बड़ा धर्मात्मा समझती थी, वह भी भोली बाई के आगे
इधर उधर मंडरा रहे थे। और जलसा होते होते बहुत रात हो जाती है और सुमन को पता भी नहीं चलता कि यह रात के कितने बजे हैं। वो सोच रही थी कि कोई 9-10 बजे होंगे, लेकिन जब बहुत रात हो जाती है जलसा ख़त्म होते होते, तब उसको ख्याल आता है कि अब क्या किया जाए। और वह जब लौट के आती है तो उसका पति जो गजाधर है वह दरवाज़ा नहीं खोलता। वो बार बार मिन्नत करती है, बार बार क्षमा मांगती है कि वो ऐसा अब नहीं होगा, लेकिन वो उसका कलेजा नहीं पसीजता और वह मारे भय के कुत्ते भौंक रहे होते हैं और उस मारे भय की वहीं दरवाजे पे खड़ी रहती है, लेकिन कोई उधर से सुनवाई नहीं होती है। और फिर वह लौट के जाती है पद्म सिंह के यहाँ और पद्म सिंह से यह आग्रह करती है कि उसको शरण दे दी जाए, लेकिन पद्म सिंह लोक लाज के भय से उसको जगह देने से इनकार कर देते हैं। वह फिर वहाँ से भी बेघर हो जाती है, कोई आश्रय देने वाला नहीं बचता। इस उपन्यास में एक त्रिकोण दिखाई पड़ता है, जो एक जगह है मिर्ज़ापुर के अमोला की सुमन है और उसकी शादी होती है काशी के गजाधर के यहाँ। और काशी और मिर्ज़ापुर के बीच में एक जगह है चुनार, जो पद्म सिंह और सदन का गांव है। सुमन अमोला से काशी आती है और काशी में श्रीमती एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करती हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में स्थापित होता है। और इसी समय प्रेमचंद की जो उर्दू में सेवा सदन आता है। और हम देखते हैं कि जब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो 1916 में बनता है और सेवा सदन जो 1916 में लिखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इन सारे शिक्षण संस्थानों की, इन सारी जगहों की प्रेमचंद पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आर्य समाज जो अपने समय से बहुत आगे था और स्त्रियों की शिक्षा के विषय में और समाज को जागरूक करने का जो काम कर रहा था, प्रेमचंद उससे गहरे प्रभावित थे। और यही कारण है कि वह शिवरानी देवी जो बाल विधवा थी उनसे वह विवाह करते हैं। नई सड़क या कहें कि दाल मंडी जो थोड़ी ही दूर पर, चेतगंज से थोड़ी ही दूर पर है, वहाँ भी आर्य समाज द्वारा एक आर्य महिला महाविद्यालय की स्थापना होती है। हम जानते हैं कि जो आर्य समाज यह महाविद्यालय भी जो स्त्री शिक्षा का केंद्र है, यहाँ भी स्त्रियों को शिक्षित करने का एक काम किया जाता है। अगर हम बात करें उस समय के काशी की, तो देखते हैं कि यहाँ हिंदू धर्म और ईसाई, इस्लाम और अंग्रेज सारे धर्म एक साथ यहाँ टकरा रहे थे। अंग्रेजों का भी आगमन हो चुका था, ईसाइयों का भी आगमन हो चुका था। जो ईसाई लोग थे वह हिंदू परिवारों में शिक्षा के बहाने जाकर धर्म का प्रचार करते थे। यहीं पे एक पात्र है मंगल सिंह और एनी, दोनों के संवाद यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, जो रुद्र काशी के अपनी पुस्तक में बहती गंगा में जिसका जिक्र करते हैं कि एनी और ये दोनों बातचीत करते रहते हैं और कहते हैं कि मतलब किस प्रकार हिंदू धर्म और ईसाई धर्म की तुलना करते हैं। तो मंगल सिंह कहते हैं कि जो मेरा पालन पोषण, उस समय सती प्रथा खत्म नहीं हुई थी और मेरा पालन पोषण जो हुआ, मेरी माँ बीमार थी और मेरा पालन पोषण अधिकतर ईसाइयों के घर में हुआ और उन लोगों ने हिंदू धर्म के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि यह बताया कि तुम्हारी माँ जो बीमार थी और तुम्हारे पिता के न रहने पर किस प्रकार उसको जला के मार दिया जाता। निश्चित तौर पर इस तरह की जो बात सुनकर मंगल के मन में जो हिंदू धर्म के प्रति अलग भाव दिखाई देने लगता है और ईसाई के प्रति अलग भाव। और यहीं जब आप यह बात सुनते हैं तो अगर आप सेवा सदन की बात करते हैं तो देखते हैं कि जो सेवा सदन की जो सुमन है वह भी ईसाई शिक्षा से पढ़ चुकी है, वह ईसाइयों से शिक्षा प्राप्त कर चुकी है। वह बताती है कि वह दूसरी तक ईसाई
शिक्षा से ईसाइयों से शिक्षा ली। भोली कहती है कि अगर 2 दर्जे और पढ़ ली होती तो तुम्हारी बुद्धि और खुल गई होती, और यह जो शादी विवाह नामक जो बेहुदा रिवाज है और उनसे तुम बाहर निकल गई होती। वह अपने जीवन की बात बताती है भोली, और अपने जीवन को सामने रखते हुए कहती है कि जो उसके पिता थे वह एक मौलवी से शादी कर देते हैं। उसके पास धन तो बहुत है, लेकिन एकदम बूढ़ा था, एकदम बेमेल विवाह था, जिसको वो छोड़कर विवाह संस्था से दूर हट जाती है। विवाह संस्था को नहीं चुनती है, बल्कि वह अपने स्वच्छंद जीवन को चुनती है। वह कहती है जीवन तो एक ही बार मिला है, और इस तरह के जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, धर्म का आडंबर है, उसी में रहकर उसको नष्ट क्यों किया जाए। इसलिए वह अपने स्वच्छंद जीवन का वर्ण करती है और कहती है कि अगर तुम जो इस तरह की जो समाज तुमको बार बार ठुकरा रहा है, उसके बाद भी जो तुम धर्म को थामे रखने की बात कर रही हो, अगर तुम सच में 2 दर्जे और पढ़ ली होती तो इस तरह की बात तुम नहीं सोचती। और आगे जब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रेमचंद 2 पात्र चुनते हैं। एक पात्र सुमन है, जो हिंदू धर्म की, जो ब्राह्मण परिवार की लड़की है और हिंदू धर्म और संस्कृति की को थामे रखती है, उसको लेकर चलती है, उसका बचाव करती है। और दूसरी तरफ जो भोली है वह एक दूसरा समाज रखती है। ये दोनों स्त्रियां हैं, अपने अपने समाज का सच कहती हैं। ये दोनों स्त्रियां बताती हैं कि किस तरह जो समाज है वह अपने स्वार्थ के लिए उनको किस तरह से इस्तेमाल करता है। एक सुमन है जो विवाह संस्था की जकड़न में जकड़ी हुई है, और जो दूसरी तरफ भोली है जो इस परतंत्रता को छोड़कर अपनी स्वतंत्रता को चुनती है। और इस उपन्यास में जगह जगह पर आर्य समाज की भी गूंज दिखाई पड़ती है, जो यह स्त्री शिक्षा और स्त्रियों की जो पराधीनता है उसकी बात करती हुई जान पड़ती है। सुमन अंततः होता यह है कि सुमन को कोई देखभाल करने वाला नहीं मिलता है, उसकी मदद करने वाला नहीं मिलता है। सुमन बार बार कोशिश करती है कि जो समाज के लोग हैं वह आगे आकर कुछ उसकी मदद कर दें, वह बस रहने भर का ठिकाना दे दें, वह सिलाई कढ़ाई करके अपना जीवन यापन कर लेगी, लेकिन कोई तैयार नहीं होता है। अंततः सुमन पहुंच जाती है दाल मंडी। सुमन दाल मंडी पहुंचकर बहुत खुश नहीं है, लेकिन दुखी भी नहीं है। वह धर्म के बहुत दुखी नहीं है। वह धर्म के ठेकेदार जब सोचते हैं कि इनके वर्ग की, जो इनके कुल की यानी ब्राह्मण के घर की एक लड़की वेश्या बनने दाल मंडी पहुंच गई, तब इनको बड़ा धक्का लगता है। और कुछ धर्म के ठेकेदार बार बार यह कोशिश करने लगते हैं कि उसको कैसे वहां से निकाला जाए। और ऐसे में पद्म सिंह जो अभी तक पछता रहे थे, उनको सुमन को आश्रय न देने के लिए वह पैसे की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ यह कहानी इधर ख़त्म होती है, और दूसरी तरफ जो पद्म सिंह का भतीजा है वह सुमन को पसंद करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे सुमन उसको संभाल लेती है, जान जाती है कि ये पद्म सिंह का भतीजा है और उससे दूर चली जाती है। सुमन की बहन जो शांता है उसकी शादी पद्म सदन से तय हो जाती है, लेकिन यहाँ भी सुमन का वेश्या बनना एक घातक सिद्ध होता है और बारात वापस लौटकर चली जाती है। देखा जाए तो जो सुमन का पति गजाधर है वह भी एक इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। गजाधर सुमन के साथ जिस तरह का व्यवहार करता है, और कुछ कभी कभी उसके मन में पछतावा होता है, लेकिन वह उसको उबारने के लिए कोई प्रयत्न करता दिखाई नहीं पड़ता है। वह साधु बन जाता है। वह उसके साथ समाज ऐसा कोई सौतेला व्यवहार नहीं करता जैसा सुमन के साथ करता है। सुमन स्त्री होने की ही विडंबना है कि वह दर दर भटकते रहती है, सबसे आश्रय मांगते रहती है और कोठे पे चली जाती है, लेकिन यहाँ गजाधर के साथ कोई भी इस तरह की समस्या दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि वह साधु बनकर अपना जीवन यापन करने लगता है और दार्शनिक बातें करने लगता है। और जो सुमन के पिता हैं वह
कृष्णचंद, वह उनके ऊपर यहाँ जो कबीर भी उस समय हैं और कबीर का जो काशी पर प्रभाव है वह भी दिखाई पड़ता है, जो कबीर का सेवा सदन पर प्रभाव है वह भी दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे कि जो कृष्णचंद्र है वह जेल से अंतिम समय में छूट आते हैं और अपनी सज़ा पूरी कर लेते हैं। वह कबीर का एक दोहा कहते हैं कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भई न राख, कोयला जल भई राख, मैं पापिन ऐसी जली कि कोयला भई न राख। इस तरह का जो कबीर का प्रभाव इस उपन्यास पर दिखाई पड़ता है। अंततः कृष्णचंद्र इन सारी परिस्थितियों को जब देखते हैं तो वह इन परिस्थितियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। इधर देखा जाए तो हम कहते हैं कि जो शहर होता है वह नई परंपरा का वाहक होता है, वहाँ बदलाव जल्दी दिखाई पड़ता है। तो उसी तरह का जो सेवा सदन का जो सदन है वह गांव से जब बाहर निकलता है तब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसके विचार भी बदल जाते हैं, वह शांता को स्वीकार कर लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि कृष्णचंद्र जो है आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन जो सुमन है वह उसको कोठे से निकाल दिया जाता है और जो सुधार गृह है उसमें जो रख दिया जाता है। लेकिन वहाँ भी लोग उसको जीने नहीं देते, वहाँ भी लोग उसको प्रताड़ित करने लगते हैं। जो धर्म के ठेकेदार हैं वह वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो बताने में लगे रहते हैं कि यह कोठे से आई हुई एक तवायफ है। और इस तरह से इन तमाम संघर्षों से जूझते हुए जो एक स्त्री है वह किस प्रकार दर दर ठोकर खा रही है, लेकिन यह मानना होगा कि जो सुमन है वह आत्महत्या नहीं करती, वह कृष्णचंद्र की तरह हार नहीं जाती, वह सदन की तरह मुख नहीं मोड़ लेती, वह सेवा का रास्ता चुनती है, वह सेवा सदन में लोगों की सेवा का काम करने लगती है। बहुत धन्यवाद।